तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईटी मद्रास बीएचडीवी इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 8, जिसमें हम करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असाइनमेंट विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस असाइनमेंट में हमको 10 क्वेश्चन गिवन थे एंड हमको उसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन, इन अ वर्ड विथ टू syllables each one of them have their independent meaning and the overall meaning of the word is the combination of the two separate meanings of the syllable। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए, किसी भी वर्ड में सिलेबल का मतलब होता है जब हम उसे टुकड़ों में बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल के हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास वर्ड आएगा फ्रीडम, तो फ्रीडम को आप कैसे रीड करेंगे? फ्री एंड डम। ठीक है, फ्री डम। तो आप ऐसे इसको ब्रेक कर रहेंगे अलग अलग टुकड़ों में। ठीक है, हम कोई भी चीज रीड करते रहेंगे, बड़ी चीज होती है तो पढ़ने के लिए हम उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। अब ये जो टुकड़ों में हम ब्रेक करें इसी को हम कहते हैं सिलेबल्स। ठीक है, लेकिन अब देखिए, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, फ्री का मतलब होता है खुला, एंड डोम का तो कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें बात कही गई है कि दोनों सिलेबल्स का मीनिंग का जो मिक्सचर होगा वो कंप्लीट वर्ड का मीनिंग के से बराबर रहेगा, सेम रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। The vowel sound in a syllable plays a critical role in the syllabification of word। Exactly। देखिए, वोवल साउंड कहीं पे भी आएगा तो इंग्लिश में, एंड इवन इंग्लिश नहीं, किसी भी लैंग्वेज में जो वोवल साउंड्स होते हैं यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ये वाले जो साउंड्स होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड? देखिए, कोई भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती है। ठीक है, एक वर्ड में हो सकता है कि 10 लेवल भी हो। ठीक है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सिलेबिक होता है, जैसे कट हो गया, पुट हो गया, ये एक सिंगल सिलेबिक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं बनाई गई है सिलेबल्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द वर्ड मशीन इज अ डैश वर्ड, मोनोसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक या डैश सिलेबिक? मशीन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा म अलग है, शीन अलग है। जब हम इसको रीड करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, मशीन। ठीक है, मशीन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे डायसिलेबिक है। ठीक है, चलिए। द वर्ड मार्केटिंग हैज डैश लेवल्स, मार्केटिंग के अंदर कितने लेवल आ रहे हैं? ओके, मार्केटिंग को अगर आप एक बार रीड करके देखेंगे तो मार्केटिंग, मार्केटिंग, तो आपको दिख रहा होगा 3 सिलेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको हम 3 मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रेस करेक्टली मार्क्ड? देखिए, हमको यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो स्ट्रेस मार्कर होते हैं यानी कि जो कैपिटल लेटर्स में लिखे रहते हैं, हम इस पे कहीं ना कहीं जोर देते हैं। यानी कि अगर हम इसको रीड करेंगे तो ऐसे करेंगे, प्रोडक्ट, और नीचे वाले को रीड करेंगे तो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पे स्ट्रेस किसको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्टली मार्क्ड स्ट्रेस पे हमें देखना है। तो जो करेक्टली मार्क्ड स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, कभी आप रीड करते हैं तो आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी वगैरह के एड्स होते हैं तो उसमें कहते हैं ना, दिस इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है वो प्रो पे होता है, ना कि डक्ट पे। ठीक, चलिए। सेवन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एस्पिरेटेड स्टॉप? इनमें से किसके पास एक एस्पिरेटेड स्टॉप है? ठीक है, एस्पिरेशन, आई होप आपने सबसे पहले वीक 1 की समरी में भी मैंने ये वाला टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं या कोई भी साउंड हमारे मुंह से निकलता है, अगर हमारे माउथ से ज्यादा हवा निकलती है तो हम उसको कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा एस्पिरेटेड है। एंड अगर हमारे मुंह से हवा कम निकल रही है कोई भी शब्द बोलते हुए या कोई भी साउंड बोलते हुए, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली या फिर लो एस्पिरेटेड होता है। हमसे हमें पूछा हुआ है कि किसके पास एक एस्पिरेटेड स्टॉप है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बीएनसी, कंपनी एंड इम्प्रूव। ठीक है, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी एस्पिरेटेड स्टॉप नहीं है। ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके हमारी वीकली समरीज के प्लेलिस्ट को देखिए। आप वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 12 वीक हमको पढ़ाया जाता है एक टर्म में, एंड हमने सबके लिए ही वीकली समरी बनाई हुई है। जो वीडियोस जो आईआईटी मद्रास ने करवाए हुए हैं आधे आधे घंटे के 6-7 लेक्चर्स में, हमने उसको क्या कर रखा है, हमने उसको लाइक कहीं ना कहीं लाइक हमने उसको बड़े छोटे साइज में कहीं ना कहीं ढालने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको उसके अंदर लाइक आप कह सकते हैं कि 3-3 4-4 घंटे का मटेरियल आपको 10-15 मिनट के वीडियो में मिल जा रहा है, वो भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड साथ में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, समझने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, एंड कहीं ना कहीं आपका सपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Eighth question, the output of daily produce has suffered because of large herds of cattle being affected by the deadly flu. The dairy farm owners will have to take control of the situation to produce the adequate quantity needed for profit generation by the end of the April. Choose the appropriate stress for the two usage of the word produce in its order in the sequence.
तो हमें यहाँ पे 2 बार प्रोड्यूस वर्ड का यूज करा जाएगा, एक बार ये रहा, ठीक है, एंड सेकेंड टाइम ये रहा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम दोनों को अरेंज कैसे करना है एज पर द स्ट्रेस ऑर्डर, ठीक है। तो एज पर द स्ट्रेस ऑर्डर की हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं पहले वाले में देखिए द आउटपुट ऑफ द डेयरी प्रोड्यूस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो प्रोड्यूस है ये प्रोडक्ट वगैरह वाले प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं जाहिर करना चाह रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो स्ट्रेस मार्कर होता है वो इनिशियल वर्ड्स को दिया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल वर्ड प्रो को ही दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो ड्यूस को दिया गया, तो पहला तो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड वाला जो है वो हमें कहा गया फार्मर विल हैव टू टेक द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन टू प्रोड्यूस द एडुकेट क्वांटिटी। अब देखिए ये वाला जो प्रोड्यूस है, इसमें कहीं ना कहीं पीछे की साइड पे स्ट्रेस दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वांटिटीज की बात करी जा रही है, ठीक है। कभी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन सब के बारे में बात करी जाती है, तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो बैक एंड पे दिया जाता है, यानी कि बाद वाले शब्द को दिया जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ही हमारा राइट आंसर है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन। द प्लूरल मार्कर फॉर द वर्ड्स स्टेक होल्डर्स, स्टॉक आउट्स एंड नेटवर्क्स एंड इन, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लूरल मार्कर बताने हैं तीनों के अंदर क्या क्या है। तो अब ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहेगा, ठीक है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले वाले में स्टेक होल्डर्स, तो यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक। आगे देखते हैं स्टॉक आउट्स, स या ज, तो हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे स्टॉक आउट्स में जो लास्ट में साउंड आ रहा है वो ज का है या स का है, स्टॉक आउट्स, तो कहीं ना कहीं स का साउंड आ रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये स वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीक के असाइनमेंट का, इस एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। द फिजिशियन एडवाइज द नर्सिंग असिस्टेंट टू एडमिनिस्टर अ डेली डोज ऑफ मेडिसिन टू द चाइल्ड, ही टोल्ड हर दैट अ कंसल्टेशन विद द pediatric specialist was advisable. Which among the following rightly represent the stress pattern of the underlined words in the given sentence? ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से बताना है कि राइट ऑर्डर क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा ऑफ द स्ट्रेस मार्कर, ठीक है। फिजिशियन, तो फिजिशियन में आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं फी पे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो बाद में दिया जाता है अगर हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, तो इंजीनियर पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ना, तो जो बैक एंड पे होता है जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो वो बाद में आता है। ओके, नर्सिंग का तो ये तो दोनों सेम ही है, तो सही हो जाएगा। कंसल्टेशन, अब कंसल्टेशन में भी ये दोनों सेम है, तो ये भी सेम डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि बी एंड सी ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो सीधे सीधे एडवाइजेबल में आ रहा है, ठीक है। तो अगर एडवाइजेबल के अकॉर्डिंग चले, एडवाइजेबल, तो कभी भी किसी को अगर हमें सजेशन देनी होती है तो उसमें जो स्ट्रेस होता है वो इनिशियल मार्कर पे दिया जाता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। बी भी गलत हो जाएगा। एड पे यहाँ पे जो इनिशियल साउंड है इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास इस वीक की समरी भी सॉरी इस वीक की समरी नहीं, इस वीक के ग्रेडेड असाइनमेंट का सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब देना पसंद करूंगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिससे आपको सारा टॉपिक सारी चीजें अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, एंड क्वालिफायर एज वेल एज आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो, ठीक है। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप जाके आगे अपना पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।